Hello students, facing the examination anxiety may be or may not be, but I have seen that nowadays जैसे ही बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं बहुत सारे बच्चों को स्पेशली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एक तो अच्छी ट्यूशन्स नहीं मिली उनको काफ़ी टाइम से, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे ह्यूमैनिटीज़ में पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक सोशोलॉजी एंड ज्योग्राफी, उन सब सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों के पास लर्निंग मटेरियल नहीं है। और अगर लर्निंग मटेरियल है तो उन्हें ये नहीं पता उन आंसर्स को लर्न कैसे करना है। बिकॉज कई बच्चे क्या करते हैं, ये जस्ट रट्टाफिकेशन के प्रोसेस पे चलते हैं। रटने के लिए भी आपको उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, और इन आंसर्स को हम पॉइंट्स में, सब पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट्स में बनाते हैं। अभी जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मेरे पास कुछ बच्चे आए थे लास्ट 2-3 मंथ्स बैक, उन बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो दे वर इन डायर स्टेट ऑफ ट्रबल। उन्होंने मुझे बताया, सर प्लीज़ हमारी तरह भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए जो फाइनली क्रैश कोर्स टाइप या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो सके जिसमें उनका कोर्स बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो सके। अभी पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में और हिस्ट्री में और बाद में सोशोलॉजी में हम लोग इसी तरीके से अपने पेपर्स को एक क्रैश कोर्स की फॉर्म में चलाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्स होने के बाद रेगुलर कोर्सेज को लेकर के चलेंगे चैप्टर वाइज। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर। हालांकि ये चैप्टर डिडक्टेड है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बिकॉज वी वांट टू make the difference between the ideological differences exist between USA and USSR। इस चीज को समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मनीष सर आपको पढ़ाएंगे। आई एम मनीष खन्ना, आई एम टीचिंग ऑन द लास्ट 24 years, और हमारा फोन नंबर है 9811373532। और हम लोगों की जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कमला नगर के आसपास हैं, और दूसरी है पीतमपुरा में। अगर आप हमारे से ऑनलाइन भी इससे अगर मिलना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो भी हम लोग ये अवेलेबल करवाते हैं। और ये क्रैश कोर्सेज, सिंगुलर कोर्सेज, चैप्टर वाइज और पूरे रेगुलर कोर्सेज में भी होते हैं। अभी जैसे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टाइम लाइन। मैं आपको ये चैप्टर समझने में कम से कम 5 से 6 क्लासेस लगती हैं, बट मैं इस चैप्टर को आपको विद द हेल्प ऑफ टाइम लाइन जो आपकी एनसीईआरटी में है उससे हार्डली 5 या 10 मिनट में समझा दूंगा। उसके बाद हम इसको सेकंड चैप्टर के साथ कोरिलेट करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत इजी रहेगा। देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी अगेन ऑन दैट नंबर 9811373532, और आप जो भी मटेरियल, जो भी आंसर्स, जो भी चीज चाहते हैं वो आपको रेडीली आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। नाउ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं व्हाई कोल्ड वॉर स्टार्टेड। अ कोल्ड वॉर was not a war of deeds, it was a war of words. That war started between the USA and USSR, and after 1914 when the first world war started until 1918, उसी दौरान 1917 में, that was a major important economic year, in 1917 USSR withdrew from the war। USSR war से withdraw कर गया, जबकि USSR USA, UK, फ्रांस इन तीनों के साथ अलाई था। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स हैं, वो हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाली, वो जर्मनी थी, टर्की थी, और तीसरी उसमें कंट्री थी ऑस्ट्रिया, और भी छोटी छोटी कंट्रीज थी। बट द मेन पॉलिसी वाज इंपीरियलिज्म। देखिए, इंपीरियलिज्म आपको समझना पड़ेगा क्या चीज है। इंपीरियलिज्म जो है एक ऐसी पॉलिसी थी जिससे ये सारी वर्ल्ड वॉर की रूट कॉज ओरिजिनेट होती है। इंपीरियलिज्म इज बेसिकली द पॉलिसी इज नोन एज द सब्जुगेशन। सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री किसी कंट्री को अपने अधीन लेती है। द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री ओवर द अनदर बाय पॉलिटिकल मींस टू गेन इकोनॉमिकली। आप जब किसी को अपने अंडर लेते हो और उसके बाद आप उस कंट्री को, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो। ये चीज अपनी पीक पर आ चुकी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यूरोप में बाल्कन स्टेट्स, पैन स्लेव मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा बिकॉज हम इसको सीयूटी में
मेन इंपॉर्टेंट तौर पर लेके चलेंगे और ये हमारे सेकंड चैप्टर का बेस है, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1917 व्हेन यूएसएसआर विथड्रू फ्रॉम द वॉर, इट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, बट ये पूरी तरह से एक बेस था आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। USSR withdraw on the basis of socialism and communism, while these countries, UK, France, and USA, they were capitalist democratic countries. Now, what is the difference between these two things? You have to remember two words. What are these two words? Remember that socialism and capitalism. Capitalism means the means and production of distribution are in the hands of very few people. और ये रूट कॉज था इंपीरियलिज्म का। इसी ने इंपीरियलिज्म को सबसे आगे ले जाना शुरू किया, और जब इन कंट्रीज ने अपने अंडर नई नई कॉलोनीज को एशिया में, पहले शुरुआत यूरोप से हुई थी, फिर एशिया में और अफ्रीका में जब उनको अपने अंडर, या साउथ अमेरिका में अपने अंडर लेना शुरू किया, तो प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो गई। यूएसएसआर जो था उसने इस पॉलिसी को गलत करते हुए 1917 में एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करी, सोशलिज्म। सोशलिज्म इससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू पीपल हु कंट्रोल द इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, while socialism means the means of production and distribution are in the hands of government which work for the welfare of people. But जैसे ही हम लोग इकोनॉमिकल की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज होता है। पॉलिटिकल सिस्टम आप समझ के चलिए रूट कॉज होता है किसी भी इकोनॉमिकल सिस्टम को लाने का, और यहीं से कम्युनिस्ट सिस्टम जो है उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जो टोटली डेमोक्रेसी से अलग था। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर 12th एग्जाम्स। सपोज somebody asks you what is democracy? Democracy is the system in which political competition exists. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पॉलिटिकल कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, क्योंकि हर जगह पर इलेक्शंस का एक पीरियड होता है, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, एंड द पॉलिटिकल कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन मोर देन 2 और मोर पार्टीज। 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज में सिस्टम चलता है। जैसे कि अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका बाय पार्टी सिस्टम है, यूके ये भी बाय पार्टी सिस्टम है, लेकिन ये मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन जो इमेच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहां पर आज भी, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं ना, वहां आज भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसको हम छोड़ देते हैं। बट कैपिटलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस आपको रीजनिंग असर्शन में मैं आपको वो भी समझाऊंगा। जैसे जैसे हमें असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, उसमें ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देन कम सोशलिज्म। सोशलिज्म के अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम ही सूटेबल बैठता है। व्हाट इज कम्युनिस्ट सिस्टम? हमने यहाँ पर क्या बात करी डेमोक्रेसी की, एक ऐसा सिस्टम जहां पॉलिटिकल सिस्टम में कंपटीशन होता है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। दिस इज डिक्टेटरशिप ऑफ वन पार्टी सिस्टम, एंड वन पार्टी सिस्टम there is no political competition, the government is not accountable, the government is not accountable, and this inaccountability leads to the disintegration of USSR. The USSR which built in 1917 to 1991, उस 74 years के पीरियड में नॉन अकाउंटेबिलिटी ने, इलेक्शंस दोबारा ना होने की वजह से और कोई पॉलिटिकल कंपटीशन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हुई। दिस इज वन पार्टी सिस्टम, और इस पॉलिटिकल सिस्टम ने इस इकोनॉमिकल सिस्टम को जन्म दिया। अब इस सिस्टम में ऐसा क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें इस सिस्टम की ड्रॉबैक्स को देखना है सेकंड चैप्टर में, बट उन ड्रॉबैक्स को देखने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाई दिस सिस्टम केम, और इस सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया गया, और ये सिस्टम जो है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। हालांकि ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने इसको रशिया में 1970 में अडॉप्ट किया था, और ये सिस्टम जरूरी नहीं कि लेनिन ने आते ही अडॉप्ट कर लिया था। ये सिस्टम से पहले यहाँ पर एक ऐसी आइडियोलॉजी वाला पर्सन भी था जो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश कर रहा था। हिज नेम वाज विलियम क्रेंस्की, और विलियम क्रेंस्की ने जब इस सिस्टम को यहाँ पर लाने की शुरुआत करी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये सिस्टम जो था यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज जो यूएसएसआर था दैट वाज नॉट रेडी, बिकॉज यूएसएसआर वाज अ मोनार्की, इट वाज अंडर द रूल ऑफ जार निकोलस,
और वो इस सिस्टम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। दे वर मेंशविक्स। मेंशविक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बॉल्शविक्स। बॉल्शविक रेवोल्यूशन केम विद द हेल्प ऑफ लेनिन इन अक्टूबर 1917 और वहां से यूएसएसआर बन गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब इस वर्ड से हमारा इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है सोवियत। सोवियत वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सोवियत मीन्स द वर्किंग क्लास, द प्रोलेटेरिएट क्लास। ये प्रोलेटेरिएट क्लास, ये वर्किंग क्लास जिसको आज हम लोग मान के चलते हैं एक मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास जो थी, ये वर्किंग क्लास जो थी, ये वहां पर जब आनी शुरू हुई तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करने की शुरुआत करी और ये वॉलंटरीली रेड आर्मी के तौर पे सपोर्ट कर रहे थे लेनिन को। लेनिन ने इस सिस्टम की मदद से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश करी और 1917 में रशिया बन गया यूएसएसआर। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1918 में और 1918 में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो वहां पर उसके बाद इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सल साइन करी। बट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक चैप्टर जो आपका यूएनओ के साथ जुड़ा होगा उसको आपको याद रखना है। लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड। लीग ऑफ नेशंस वाज अ सेकंड बॉडी, नॉट द फर्स्ट बॉडी। उससे पहले भी एक बॉडी थी बट वो बॉडी यूरोप में थी, उसका नाम हॉक कॉन्फ्रेंस था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश किया गया और लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश करने में अमेरिका की बदमाशी थी। अमेरिका ने इस सिस्टम के अंदर क्या किया? डिडंट बिकम द मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस और लीग ऑफ नेशंस की मदद से यूरोप को और बाकी कंट्रीज को पीस की तरफ डाला गया। बट दैट पीस वाज नॉट एट ऑल अ स्टेबलाइज्ड पीस। और उसके बाद 1918 के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हालांकि उस वक्त हम कोल्ड वॉर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो इसलिए नहीं कह सकते कि बिकॉज रशिया एक पावर नहीं बना था। बट 1918 के बाद ये डिसाइड हो चुका था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? यूएसए। बट रशिया ने भी अपने आप को साथ साथ चलाना शुरू कर दिया था और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई एंड व्हेन ड्यूरिंग द 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। 1945 को आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर के तौर पे समझ के चलेंगे। क्यों? बिकॉज हमारा पहला चैप्टर जो है ना वो 1914 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसकी बिगिनिंग होती है 1917 से। बट हमारे को इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बना के चलना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज इस कोल्ड वॉर के दौरान इन कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट करनी शुरू करी, स्पेशली यूएसए और यूएसएसआर में, ठीक है। दोनों कंट्रीज ने अपने अपने एरिनाज में जैसे कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट होती थी, अपने आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, अपने आर्मी के ग्रुप्स बनाने शुरू करे। जैसे अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो ग्रुप्स बनाए, ऐसे ही यूएसएसआर ने ग्रुप बनाया वर्सो पैक्ट। बट वो मैंने फिर बोला है आपको, अभी आपको एग्जाम्स में नहीं लर्न करना, तो हम सीधा चलते हैं सेकंड चैप्टर पर। ये हमारे को समझ आता है कि रूट कॉज क्या रहा होगा हमारी वॉर का। हमारी वॉर जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर फिर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? इट इज अ वॉर ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज चल रही है, ये भी काइंड ऑफ अ सिचुएशन है कोल्ड वॉर की, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर हम लोग जब यूएसएसआर के चैप्टर में पहुंचते हैं तो यूएसएसआर में सबसे बड़ी चीज क्या थी? एंड ऑफ बायपोलैरिटी। ये बायपोलैरिटी क्या थी? वर्ल्ड वॉज बायपोलर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत बड़े होने शुरू हो चुके थे और वो डिफरेंसेस इतने बड़े हो चुके थे कि आप सोचिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेजेस में वॉर हुई थी। दैट वाज नॉट अ वॉर एकदम से एडॉक बेसिस पे स्टार्ट कर दी गई थी। बट ड्यूरिंग द वॉर व्हेन हिटलर डिक्लेयर्ड वॉर ऑन यूएसएसआर, तो उस दौरान एलाइड पावर्स जैसे अमेरिका है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे फ्रांस है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया यूएसएसआर को। यूएसएसआर ने सिंगल हैंडेडली हिटलर को हराया और ड्यूरिंग दैट वॉर इन लोगों ने एक अटलांटिक चार्टर साइन किया था जिसमें हम लोग यूनाइटेड नेशंस फॉर्म करेंगे। इसी अटलांटिक चार्टर से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था, द बर्थ हुआ था, ठीक है। बट आप सोचो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन करके आया? दैट पॉलिसी वाज द न्यूक्लियर डेटरेंस। आप सोचिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रही थी, देयर वाज नो नीड to throw bombs on America, to throw the bombs on Japan by America. अमेरिका को कोई जरूरत नहीं थी बॉम्ब्स गिराने की, बट वो जानबूझ करके बॉम्ब्स गिराए गए थे। उनको हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग करके एक तो बदला लेना था पर्ल हार्बर पे जो जापान ने बॉम्बिंग करी थी उसका,
और दूसरा वो दिखाना चाहते थे कि हम लोग कितनी बड़ी सुपर पावर है। और इसी आइडियोलॉजी के साथ जब ये दोनों कंट्रीज बाद में सामने आई तो बहुत सारे एरिनास कोल्ड वॉर के बनने शुरू हुए। जैसे जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए, वेस्ट जर्मनी को कंट्रोल में दे दिया गया यूएसए के, और ईस्ट जर्मनी को कंट्रोल में दे दिया गया यूएसएसआर के। और ये सोचिए, ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में आपने इस चीज को पढ़ा है, बट सेकंड चैप्टर में आपकी फ्रंट पेज पर यही पिक्चर दे रखी है, द बर्लिन वॉर का गिरना। Berlin Wall was a wall erected between two countries, West Germany and East Germany. अब यहां से यूएसएसआर की वीकनिंग स्टार्ट होती है। देखिए मैं आपको एक फिर बात बताता हूं, सबसे बड़ी चीज आप ये समझिएगा कि जब हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ते हैं तो यूएसएसआर की हमारे पास एक पीडीएफ फॉर्म में कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे चैप्टर से कोरिलेटेड हैं, और जो बच्चे अपना सिलेबस कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनको भी ये चीज समझनी पड़ेगी। पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास अफगान वॉर के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शायद उनके अनटच रहे होंगे या उनके क्वेश्चंस उनको समझने होंगे। वो फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए नंबर लिख देता हूं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख देता हूं। और अगर आप लोग इसको किसी तरीके से ऑनलाइन भी लेना चाहें सर्विसेज को, तो आप हमारे को ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी कह सकते हैं। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको एटलीस्ट इसी तरह के वीडियोस आगे लगातार मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए बता देता हूं, ये दिस इज हब ऑफ ह्यूमैनिटीज, ये हमारा चैनल है। ठीक है, बाय मनीष सर। आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से किसी भी वक्त ये इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली भी यहाँ पर आना चाहें तो आपको ये सब मिलेंगी। और अगर आपको नोट्स की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, या किसी भी तरीके से आप कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आपको मिलेगा। एंड यू हैव टू पे अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर दैट। जो आप सब बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको एजुकेशन मिले। मैं इसके बाद आपको फिर यही बताऊंगा कि बायपोलैरिटी जब खत्म हुई तो इस बायपोलैरिटी के खत्म होने के साथ साथ बहुत सारे कॉजेस थे। देखिए हमारे पास इस टॉपिक में क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रशिया का डिसइंटीग्रेशन होना, यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन होने का मेजर कॉज था अफगान वॉर जो उनके ऊपर इम्पोज की गई थी। द वॉर स्टार्टेड इन 1979 एंड कंटिन्यूड टिल 1989। और उस वॉर में अफगानिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किसने किया? अमेरिका ने। और अमेरिका ने उस सपोर्ट की वजह से अफगानिस्तान के ऊपर इनविंसिबल तौर पे नहीं जीत पाया। कौन? यूएसएसआर। जिसकी वजह से यूएसएसआर को वॉर पे हारना भी पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, यूएसएसआर के ऊपर दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी जो प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। इवन 1985 में व्हेन देयर प्रेसिडेंट, उनको वहां पर जो थे मिखाइल गॉर्बाचोव, वो गॉर्बाचोव ने आकर के दो पॉलिसीज को वहां इंट्रोड्यूस किया। एक पॉलिसी को बोलते हैं हम ग्लासनोस्ट एंड अनदर पॉलिसी इज नोन एज पेरेस्ट्रोइका। देखिए यूएसएसआर नाम में ही लिखा है यूनियन, यूनियन मतलब संगठन, एक ग्रुप। सोवियत, सोवियत मैंने आपको बताया था वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास मींस प्रोलेटेरिएट क्लास। इस वर्ड को याद रखिएगा, प्रोलेटेरिएट क्लास, जो वर्किंग क्लास है, आज इसको मिडिल क्लास भी मान सकते हैं। इस क्लास ने वहां पर जन्म लिया और उसके बाद इन्हीं दो पॉलिसीज ने आगे पूरे यूएसएसआर के लिए रास्ता खोला। और ये पॉलिसीज कौन सी थी? ग्लासनोस्ट, ओपननेस, ओपननेस एंड अनदर पॉलिसी वाज पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका मींस रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग आप सोचिए, वो एक सिस्टम को जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था उसको चेंज करना चाहते थे। किस सिस्टम में? डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। अब सोचिए, ये सिस्टम कहना बहुत आसान था बट ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाई और गॉर्बाचोव पूरी तरह फेलियर हुआ। गॉर्बाचोव वाज अ डॉक्टर हु स्टार्टेड द ट्रीटमेंट बट ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट किसने किया?
ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया गया। बाद में आकर के उनके जो और लीडर्स थे, और इसमें मेन लीडर जो थे इनके, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। उनका नाम था बोरिस यल्टसिन। बोरिस यल्टसिन ने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया, और बोरिस यल्टसिन ने वहां पर, ये समझिए, इस सिस्टम को ना सिर्फ ठीक किया, बल्कि वहां पर एक तरीके से बहुत सारी और नई चीजें, पॉलिसीज को डालना शुरू किया। देखिए, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसको फेजेस में पढ़ते हैं। पहले हम कॉजेस पढ़ेंगे, कॉजेस के बाद हमें इसके इवेंट्स पकड़ने हैं, और इवेंट्स के बाद हमें सबसे तीसरी चीज जो पकड़नी है, दैट इज देयर आफ्टरमैथ और कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके तीनों क्वेश्चंस कवर करके, और आपको इसी तरीके से शॉर्ट पीरियड के अंदर ये कोर्सेज को क्रैश कोर्स में कन्वर्ट करके आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, अभी भी और इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में और सोशियोलॉजी में किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो ये नंबर आपके सामने है, मनीष खन्ना सर, 9811373532। हब ऑफ ह्यूमैनिटीज हमारे चैनल का नाम है। आप फिजिकली भी आ सकते हैं, और अगर आप वर्चुअली भी चाहें तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, सब्जेक्ट्स के तौर पे भी, और दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स और ये सब नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अभी भी और पेपर्स के बाद भी। थैंक्स अलॉट। और आप फिर याद रखिएगा, सीयूटी के एंट्रेंस में पूरी इंपॉर्टेंस आपकी रीजनिंग असर्शन पर रहेगी। मैं आपको हर क्लास में कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग और असर्शन के साथ जोड़ के कराऊंगा। थैंक्स लॉट।